ऑल राइट, सो विल स्टार्ट विद द एक्सटर्नल रीजंस। ठीक है कि एक्सटर्नल रीजंस क्या थे, हमने इंटरनल रीजंस कवर कर लिए हैं। नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद एक्सटर्नल रीजंस। एक्सटर्नल रीजंस हमारे पास तीन हिस्सों में है। पहला पर्शियन इन्वेजन, अफगानिस्तान इन्वेजन, और द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, अच्छा, तो पहला एक्सटर्नल रीजन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द पर्शियन इन्वेजन। ठीक है, पर्शियन इन्वेजन। ठीक है ना, पर्शियन इन्वेजन सही है। तो पर्शियन इन्वेजन हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर कि पर्शियन इन्वेजन क्या थी और किस तरीके से इस वजह से जो है ना वो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें पर्शियन इन्वेजन में याद रखें वो ये कि देखो पर्शिया के अंदर एक लीडर था जिसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। 1738 के अंदर, इन 1738 पर्शियन लीडर नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, 1738 है। हु इज नादिर शाह? नादिर शाह एक पर्शियन लीडर है। ठीक है, ही इज अ पर्शियन लीडर एंड ही इन्वेडेड इंडिया। एक साल बाद उसने जो उस वक्त के मुगल एम्पिरर थे जिनका नाम मोहम्मद शाह था उनको हरा दिया। इन 1739 he defeated he defeated मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह कौन थे? मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मोहम्मद शाह इन द बैटल ऑफ करनाल, इन द बैटल ऑफ कर्नल। अब ये मोहम्मद शाह कौन थे? ये उस वक्त के मुगल एम्पिरर थे। ठीक है ना, Emperor. यस, he was the Mughal emperor of that time and he was defeated by नादिर शाह। ठीक है, तो ये जब हारे ना, इससे Sir, in the battle of? इन द बैटल ऑफ कर्नल, KARNAL, लेट मी Okay. रीराइट इट। ठीक है, इट्स बैटल ऑफ कर्नल, KARNAL। ठीक है, बैटल ऑफ कर्नल के अंदर हरा दिया मोहम्मद शाह को। ठीक है, और मोहम्मद शाह हमने देख लिया, मोहम्मद शाह वाज द मुगल एम्पिरर ऑफ दैट टाइम। तो जब मोहम्मद शाह हारा तो इससे हुआ क्या आपको पता है? अच्छा, जब जाहिर सी बात है कि मुगल एम्पिरर को हराने का मतलब ये है कि आपके पास कौन सा शहर कैप्चर हो गया? दिल्ली वाज कैप्चर्ड। ठीक है, और हिस्टोरियंस हमें ये बताते हैं कि जब मोहम्मद शाह आया था इंडिया और उसने दिल्ली जो है ना वो फतेह किया था, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए थे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। दिल्ली की जो सड़कें हैं, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली वर यू नो फिल्ड विथ ब्लड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। और जो दिल्ली की सड़कें हैं दे वर फिल्ड विथ ब्लड ऑल ओवर। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये आया क्यों था, इसको आने का मकसद क्या था? व्हाई डिड ही कम टू इंडिया? सो ही केम टू इंडिया टू विन बूटी। वो इंडिया क्यों आया था? टू विन बूटी। ठीक है, इंडिया की वेल्थ, मुगल एम्पायर की वेल्थ, मुगल एम्पिरर्स की शान शौकत नादिर शाह को इंडिया खींच कर लाई थी। एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन विनिंग द बूटी, ही वॉन्टेड वेल्थ। तो पर्शियन इन्वेजन का जो अल्टीमेट मकसद था दैट वॉज टू कैप्चर वेल्थ, दैट वॉज टू कैप्चर मुगल वेल्थ। और हमें ये बात पता है कि नादिर शाह जब आया था ही टुक विथ हिम, अपने साथ क्या ले गया? ही टुक द फेमस, एक थ्रोन था, कौन सा? ही टुक द फेमस पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन ले गया अपने साथ। इसके अलावा नादिर शाह अपने अपने साथ जो है ना वो कोहिनूर ले गया। कोहिनूर इज द लार्जेस्ट डायमंड। ठीक है, और एक और डायमंड ले गया जिसका नाम था दरियाए नूर। ठीक है, तो ये सारा नादिर शाह अपने साथ ले गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, नाउ यू टेल मी, कि इस सब का मुगल डिक्लाइन से क्या ताल्लुक है? हाउ ऑल ऑफ दिस ब्रॉट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? तो आई गेस द थिंग इज, द रिलेशन इज वेरी क्लियर
कि पर्शियन इन्वेजन की वजह से हमारे पास लॉस ऑफ रॉयल ट्रेजरी हुआ, हमारे पास पैसा खत्म हो गया, प्लस हमारे पास क्या चीज चली गई, लॉस ऑफ प्रेस्टीज। अब मुगल एम्पियर की कोई इज्जत नहीं रही। लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि ही इज पावरलेस, ही इज पावरलेस एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड इफ यू रिमेंबर नाउ यू कैन कनेक्ट दिस, आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो। when Shah Waliullah invited Ahmad Shah Abdali in 1762, this was the reason, because Shah Waliullah knew कि मुगल एम्पेरर कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द मुस्लिम्स, उनके पास पावर ही नहीं है कुछ करने की। इसी वजह से शाह वलीउल्लाह को भी बाहर से मदद लेनी पड़ी थी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द पर्शियन इन्वेजन। इसके ऊपर सवाल किस तरीके से आते हैं, हु वाज नादिर शाह, 4 मार्क में। डिस्क्राइब द पर्शियन इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, 4 मार्क में। ठीक है, और फिर आप इसको जब आप 14 मार्कर आंसर लिखते हो रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उसमें भी आप इसको यूज करते हो। ठीक है, हम क्वेश्चंस के लिए अलग भी डिस्कशन करेंगे। सो दिस वाज द पर्शियन इन्वेजन। इसमें कोई मसला है? नो सर। ऑलराइट, दूसरी जो इन्वेजन है वो सुनिए, अब्दाली की इन्वेजन। जी सर। तो क्या थी बताओ, अफगान इन्वेजन। सर हाँ आपने बताया था ना जो उनसे अब्दाली जो दुरानी थे ना, हाँ, यस, सर वो उन्होंने वो उनसे मिले थे और मराठा से उन्होंने फाइट की थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, फाइट की थी। और इनकी फाइट करने से, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आपको बात और क्लियर हो जाएगी इसमें। देखो, सबसे पहले 1747 के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया, इन्वेडेड काबुल से होता हुआ आया, पेशावर आया, और आकर के उसने पंजाब में आया, और ही ऑल्सो कैप्चर्ड लाहौर। ठीक है, सो अफगान इन्वेजन में वी आर टॉकिंग अबाउट अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली वो होते हुए आया, कहाँ से, काबुल से, पेशावर से, और आया लाहौर भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक के 2 साल बाद 1749 के अंदर उसको फुल कंट्रोल मिल गया पंजाब का, कंट्रोल ऑफ पंजाब। इतना ज्यादा पावरफुल रूलर था ये। ठीक है, वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एंड 1756 के अंदर ही टुक कंट्रोल ऑफ कश्मीर। मुझे एक बात बताओ, अब अच्छा, अब हम हिस्ट्री ना इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा कनेक्शंस बनते हैं, आसान हो जाती है चीजें। यू टेल मी कि मुझे बताओ 1756 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, अगर 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 तुम्हें याद हो। इससे शायद नहीं, वेल, अगर तुमने पहले कहीं पढ़ा हो, एक चीज है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, 1756/7। चलो ये हम थोड़ी वी विल स्टडी दैट लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली हमें पता है कि 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली इंडिया के अंदर इतना ज्यादा बस चुका था, इतना ज्यादा आ चुका था, कि उसने उस वक्त के सबसे पावरफुल किंगडम किसको हरा दिया था, ही डिफीटेड द मराठास। अच्छा, उस वक्त मराठास का लीडर कौन था पता है, याद है नाम, मराठास के लीडर का नाम याद है? लीडर का नाम था सदाशिव राव। ठीक है, ये याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ही, सदाशिव राव। ठीक है, ऑलराइट, सो इससे क्या हुआ, इससे ये बात साबित हो गई। मुझे बताओ इससे क्या बात साबित हुई, अहमद शाह अब्दाली आया, उसने मराठास को हरा दिया, तो इससे क्या बात साबित हुई, ही डिफीटेड द मराठास, ही डिफीटेड द मराठास। इससे क्या बात साबित हुई, इससे ये बात साबित हो गई, इससे ये बात क्लियर हो गई कि औरंगजेब ने 25 साल लड़कर भी मराठास को नहीं हरा सका, बट अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड। दिस प्रूव्ड दैट मुगल्स वर नाउ पावरलेस। ठीक है, मुगल्स वर नाउ पावरलेस, मुगल्स के पास कोई ताकत नहीं बची, मुगल्स वर नाउ पावरलेस। ठीक है, वो पपेट रूलर्स बन चुके थे। ये दूसरा जो है ना वो रीजन था फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर।
And the third external reason is the arrival of the British. अंग्रेज आ गए हमारे ऊपर, ठीक है, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है ना। अच्छा, अब ये अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के अंदर जो सबसे पहली चीज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज दैट के अंग्रेज यहाँ पर आए कैसे, ठीक है, और कब आए, कैसे आए, क्या करने आए। तो इसके ऊपर जो सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग वाली है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ठीक है, व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। एक दिन है ना, क्या था बेटा, एक दिन ये था इंग्लैंड के अंदर ना मौसम बहुत अच्छा था, ठीक है, क्वीन बिल्कुल फारिग बैठी हुई थी, बिल्कुल ही फारिग, ठीक है। तो कुछ ट्रेडर्स, कुछ मर्चेंट्स गए क्वीन के पास और क्वीन को जाके बोला, क्वीन, अच्छा उस वक्त की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ वन, आई एम टीचिंग यू दिस ऑन अ वेरी लाइट नोट, तो इसको सिर्फ सुने। तो क्वीन बिल्कुल फारिग थी, क्वीन के पास कुछ ट्रेडर्स पहुंच गए, ट्रेडर्स ने बोला क्वीन हमें जाना है इंडिया ट्रेड करने। क्वीन ने बोला ठीक है चले जाओ, परमिशन दे दी। वो ट्रेडर सबसे पहले इंडिया में आए इन द प्रोविंस ऑफ गुजरात, वहां पर परमिशन ली, थोड़े टाइम बाद परमिशन दी गवर्नर ऑफ गुजरात ने, और फिर उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी, ठीक है। सो व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसको हम फॉर्मली लिखते कैसे हैं इसी बात को, तो सबसे पहली चीज हम ये याद रखेंगे कि क्वीन कौन सी थी, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है। इस क्वीन एलिजाबेथ वन ने क्या किया, इसने परमिशन दी, ठीक है, शी ग्रांटेड परमिशन। किसको परमिशन दी, किसको दी, मुझे दी, आपको दी, नहीं, शी ग्रांटेड परमिशन टू अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, कुछ ताजिरों के ग्रुप को परमिशन दी कि आप जाएं और इंडिया जाकर ट्रेड करें, ठीक है। किस चीज की परमिशन दी, आप इंडिया जाएं, कंपनी बनाएं और वहां पर जाके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए और वहां पर जाकर ट्रेड करें, ठीक है। अच्छा, क्वीन ने इनको एक और प्रॉमिस भी दिया, क्वीन ने इस ग्रुप को एक प्रॉमिस भी दिया। वो प्रॉमिस ये था कि जहां जहां आप ट्रेड करोगे वहां पर मैं और कोई दूसरी कंपनी नहीं भेजूंगी। इसको कहा जाता है, अगर आपने शायद इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हो, मोनोपोली कहा जाता है, ठीक है, सिंगल सेलर, मोनोपोली मींस सिंगल सेलर, ठीक है। यानी क्वीन ने बोला, परमिशन दी कि आप जाएं और जहां जहां जाकर ट्रेड करें, और साथ में एक और परमिशन दी और एक और प्रॉमिस दिया, और वो प्रॉमिस ये था कि जहां पर आप ट्रेडिंग करोगे मैं वहां पर और किसी को, और किसी मेरे पास से दूसरे ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को वहां पर आने नहीं दूंगी, आपके पास फुल मोनोपोली होगी, आप वहीं पर ट्रेड करना, आप ही आप होगे वहां पर, सही है। तो हुआ क्या, मर्चेंट्स बहुत खुश हुए, ये जो मर्चेंट्स का ग्रुप था ये बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मोनोपोली मिल गई, परमिशन मिल गई। सो द ग्रुप केम टू EIC मर्चेंट्स, EIC मर्चेंट्स लैंडेड। हैव यू वॉच्ड तारक मेहता का उल्टा चश्मा? वो याद नहीं, लेकिन देखा होगा बचपन में। अच्छा अच्छा, हाँ बचपन में अक्सर देखते थे उसमें। अच्छा चलो खैर, तो देर इज, उससे मैं बच्चों को एक प्लेस याद करवा देता हूँ, वो इजी हो जाता है। EIC मर्चेंट्स लैंडेड इन सूरत, ठीक है, कहाँ पर है, सूरत में, ठीक है। सूरत कहाँ पर है, ये पहली दफा कब आए, अच्छा जस्ट बाय द वे, ये पहली दफा है 1608 के अंदर, दे लैंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द इंडियन सॉइल इन सूरत, ठीक है। अच्छा, जब वो सूरत में आए तो उस वक्त के जो गवर्नर थे, ठीक है, आ, उस वक्त के गवर्नर कौन थे, गुजरात के, दिस इज इन गुजरात प्रोविंस, दिस इज इन गुजरात प्रोविंस, एंड द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस इज शाहजहां, ठीक है। अगर शाहजहां गवर्नर है तो इस वक्त मुगल एम्परर कौन होंगे, शाहजहां के फादर जहांगीर, ठीक है। तो इन्होंने परमिशन ली शाहजहां से, और शाहजहां ने इनको परमिशन दी 1612 के अंदर, 4 साल बाद, ठीक है। शाहजहां अलाउड देम टू बिगिन ट्रेडिंग, परमिशन दी, अलाउड देम टू स्टार्ट ट्रेडिंग,
ठीक है भाई, परमिशन दी कि आप जो है ना वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें, आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ था या नुकसान वाला हुआ था? ट्रेड वाज प्रॉफिटेबल। ठीक है, द ट्रेड वाज प्रॉफिटेबल। ठीक है, और इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना अच्छे से उन्होंने पैसे अर्निंग्स की कि दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग पोस्ट। कितनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई उन्होंने? दे एस्टैब्लिश 3 ट्रेडिंग पोस्ट, जिसको आप 3 प्रेसिडेंसीज भी कहते हो। ठीक है, यू ऑल्सो कॉल इट 3 प्रेसिडेंसीज। कब कब बनाई, कहाँ कहाँ बनाई? ठीक है, सबसे पहली बनाई इन्होंने मद्रास में। ठीक है, मद्रास में बनाई। कब बनाई? 1640 के अंदर। उसके बाद इन्होंने बनाई बॉम्बे में। ठीक है, और वो कब बनाई? वो बनाई 1664 के अंदर। और फिर तीसरी बनाई कलकत्ता में, और कलकत्ता के अंदर जब इन्होंने बनाई तो वो बनाई 1690 के अंदर। ठीक है, सो दीज वर द 3 ट्रेडिंग पोस्ट दैट वर सेट अप बाय द ब्रिटिश। ठीक है, और अभी ये इंपॉर्टेंट है कलकत्ता वाला नाम, क्योंकि थोड़ी देर में इसके ऊपर कुछ होगा। ठीक है ना, यानी वी विल कंटिन्यू ना, तो उसमें हमें पता चलेगा कि कलकत्ता वाली जो पोस्ट है उसके ऊपर जो है ना वो हमले हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे हमले? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर भी बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, खैर इसमें कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? वैसे 4 मार्क का सवाल आता है, व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स। नो सर। ऑल राइट, परफेक्ट है। ठीक है, दिस कम्स फॉर 4 मार्क्स के व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये है कि व्हाई वर द ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी? 17th सेंचुरी का मतलब होता है 1600s। ब्रिटिश क्यों आना चाहते थे इंडिया में? ठीक है, सो पार्ट जो अगली चीज जो हमें ब्रिटिश से रिलेटेड पढ़नी है वो क्या है? व्हाई वर द ब्रिटिश interested in India during 17th century? ठीक है ना, ये 7 मार्क्स में आपको क्वेश्चन सीआई में पूछा जाता है कि अंग्रेज क्यों आए। व्हाई डू यू थिंक अंग्रेज क्यों आए 17th सेंचुरी के अंदर? इसके अंदर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो बच्चे क्या है? वो बच्चे इसके अंदर मिस्टेक ये करते हैं कि वो लिख देते हैं टू कैप्चर इंडिया। नहीं भाई, इंडिया को कैप्चर करने के लिए थोड़ी आए। आप देखें 1608 में वो पहली दफा आए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कैप्चर करना तो 18th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट किया। 18th सेंचुरी का क्या मतलब होता है? 18th सेंचुरी का मतलब होता है कि 1750 से ऑनवर्ड्स उन्होंने कैप्चरिंग मेन स्टार्ट की। तो बच्चे अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं? मिस्टेक ये कर देते हैं कि उन्होंने कैप्चर करने के लिए वो इंडिया है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि टाइम पीरियड क्या है? व्हाई वर द ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी? 17th सेंचुरी में वो इंडिया क्यों आए? उनको क्या इंटरेस्टिंग लगा ऐसा इंडिया के बारे में? तो पहला रीजन उनके इंडिया आने का ये था कि देखो, जो अंग्रेज थे वो ये चाहते थे कि हम ईस्ट इंडीज जाएं। ठीक है, कहाँ पर जाएं? ईस्ट इंडीज जाएं। कहाँ पर जाएं? ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज को आज हम कहते हैं मॉडर्न डे इंडोनेशिया। ठीक है, सो द ब्रिटिश वो कहाँ जाना चाहती थी? ब्रिटिश वांटेड टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज को आज के दिन में हम क्या कहते हैं? आज के दिन में हम कहते हैं इंडोनेशिया। द ब्रिटिश वांटेड टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज, बट वहां पर पहले से कौन मौजूद थे? डच। बट डच वर ऑलरेडी established there। तो एज एन ऑल्टरनेटिव वो कहाँ आ गए? एज एन ऑल्टरनेटिव द ब्रिटिश केम टू इंडिया। पहला रीजन समझ आया कि इंडिया आए एज एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, पहला रीजन समझ आ गया यस इंडिया सर। आने का। ठीक है, ऑल राइट। दूसरा रीजन इंडिया आने का ये था कि ब्रिटिश जो थे, उनके जो फोर फादर्स थे, उनके पास ना रिपोर्ट्स थी कि किस बारे में रिपोर्ट्स थी? वो रिपोर्ट्स ये थी कि इंडिया बहुत ज्यादा वेल्दी प्रोविंस है, इसके अंदर बहुत जो है ना वो
बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात हैं, बहुत ज्यादा प्रेस्टीज है। सो ये सारी चीजों ने अट्रैक्ट किया ब्रिटिश को, ठीक है। सो द ब्रिटिश हैड रिपोर्ट्स ऑफ इमेंस वेल्थ। किस चीज की रिपोर्ट्स थी उनके पास? ऑफ इमेंस वेल्थ एंड प्रेस्टीज, के मुगल्स इतनी शान और शौकत से रहते हैं और ये है। तो ब्रिटिश को लगा कि इंडिया इज द गोल्डन स्पैरो, यानी कि सोने की चिड़िया है इंडिया, और हमें इसको किसी भी तरह कैप्चर करना है, ठीक है। तो ब्रिटिश को ये रिपोर्ट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये ब्रिटिश को बेटे रिपोर्ट्स कहाँ से मिली होंगी? मैंने एक चीज कही थी, उनके फोर फादर्स ने दी, तो डेफिनेटली उनके फोर फादर्स इंडिया आए होंगे। तो इसमें खास एग्जाम्पल है सर थॉमस रॉय की। फॉर एग्जाम्पल सर थॉमस रॉय, ठीक है। वो आए थे, उन्होंने जो है ना वो अपने ट्रेवलॉग्स के अंदर भी लिखा। और इसके अलावा अगर आपने ये नाम सुना है, गोवा, सुना होगा इंडियन ड्रामों में या कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो वहां पर ना 1510 के अंदर पोर्चुगीज ने अपनी जो है ना वो एक बेस बनाई थी, ठीक है। तो ब्रिटिश को ये चीज क्लियर थी कि इंडिया लोगों को माला माल कर देता है, इंडिया इज द प्लेस वी शुड गो, ठीक है। सो डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। ऑल राइट, ठीक है। तीसरी बात, थर्ड थिंग, ठीक है। तीसरा रीजन आने का क्या था? मुझे बताओ इंग्लैंड के अंदर 1700 के अंदर इन द लेट 17th सेंचुरी क्या स्टार्ट हो गया था? इन द अर्ली 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फैक्ट्रीज लग रही थी, इंडस्ट्रीज लग रही थी। फैक्ट्रीज में क्या होता है? फैक्ट्रीज में सामान बनता है, चीजें बनती हैं। बेटा वो सामान कब बनेगा? ऐसे ही बन जाएगा या आपको उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे? रॉ अब इतने, मटेरियल्स चाहिए यस, होंगे। इतना आपको इतने कपड़े बना रहे थे वो लोग, फैब्रिक्स बना रहे थे। अब इंग्लैंड के अंदर तो इतनी सर्दी होती थी, अभी भी होती है, पहले भी थी। तो इंग्लैंड के अंदर कॉटन तो ग्रो ही नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो लोग इंडिया आए ताकि उन्हें रॉ मटेरियल्स मिल सके, ठीक है। तो इंडिया, दे केम फॉर, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दूंगा, दे केम फॉर रॉ मटेरियल्स। उन्हें इंडिया से चाहिए थे रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क, ठीक है। सर 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी का क्या पूछ रही हो बेटा? सर ये कब रॉ मटेरियल्स वगैरह लेने आए थे इंडिया में? देखो, हाँ, मैंने मैंने ना आपको कॉन्टेक्स्ट दिया, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट ये दिया कि इंग्लैंड के अंदर ना, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। 18th सेंचुरी और 17th, लेट लेट सरका लेट 17th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है। ओके। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट क्या हुआ था बेटा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड स्टार्टेड इन इंडिया, ओ सॉरी, इन इंग्लैंड। एंड सिंस दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड स्टार्टेड इन इंग्लैंड, द इंग्लिश पीपल, द ब्रिटिश रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स, क्योंकि फैक्ट्रीज में कपड़े बनाने के लिए दे रिक्वायर्ड द रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल इंग्लैंड के अंदर तो ग्रो ही नहीं कर सकता था कॉटन, बिकॉज कॉटन रिक्वायर्स अ सूटेबल टेम्परेचर, जो हम ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ते हुए भी पढ़ेंगे। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अगर हमें रॉ मटेरियल सस्ता चाहिए, चीप रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमें जाना चाहिए इंडिया, ठीक है। सो द ब्रिटिश नीडेड रॉ मटेरियल्स फॉर देयर, किसके लिए चाहिए था? फॉर इंडस्ट्रीज, ताकि अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से वो लोग चीजें बना सकें। और आपको जाहिर सी बात है, पता है कि इंडिया के अंदर तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, इंडिया पाकिस्तान में। सो दे केम टू इंडिया, सो सो दे कुड गेट देयर हैंड्स ओवर चीप रॉ मटेरियल्स। सही है, तो ये तीन रीजंस थे। 7 मार्क के अंदर हमें तीन रीजंस को डिस्कस करना होता है, लेकिन ऐसे मैं आपको एक चौथा रीजन भी बता दूं। बेटा इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इंडिया हैड अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ठीक है। बेटा स्ट्रेटेजिक पोजीशन का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटेजिक पोजीशन का ये मतलब होता है,
अगर आपने नाम सुना हो सिल्क रूट, हमारे पास सिल्क रूट है, हमारे पास और बहुत सारे हिस्टोरिकल पासेस हैं, ठीक है, हिमालय जी सर। से। तो ये सारी चीजें अगर ब्रिटिश ने सोचा अगर हमारे पास इंडिया हाथ आ गया तो पहाड़ भी आएंगे, दरिया भी हाथ आ जाएंगे, सो स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिल जाएगी। और पूरे साउथ एशियन रीजन के अंदर हमारे पास क्या होगा, साउथ एशियन रीजन के अंदर हमारे पास सुप्रीमेसी आ जाएगी, हम सबसे ताकतवर बन जाएंगे। और बेटा ब्रिटिश के लिए ये साउथ एशियन रीजन में सुप्रीमेसी रखना इस वजह से भी जरूरी थी क्योंकि डच भी कंटिन्यूस इसी कोशिश में रहते थे कि हमारी जो है ना वो सुप्रीमेसी किसी तरह स्टैब्लिश हो जाए। एनी हाउ, सो दीज वर द रीजंस व्हाई जो है ना वो why the British were actually interested in India in the 17th century. ठीक है, 17th century means 1600s। अब ब्रिटिश ने आए, ब्रिटिश सेटल हुए यहाँ पर, पूरे 100-150 साल तक जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ट्रेड हर चीज करते रहे यहाँ तक के लेट 17th सेंचुरी के अंदर या मिड 17th सेंचुरी के करीब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक वॉर हुई थी औरंगजेब के साथ, जिसका जिक्र आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर बुक्स में नहीं मिलता। बेटा उस वॉर में ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने चैलेंज करने की कोशिश की थी औरंगजेब को, लेकिन औरंगजेब वाज वे टू पावरफुल एट दैट टाइम एंड औरंगजेब सेंट एन आर्मी। औरंगजेब ने जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट किया था और वार्निंग दी थी कि मैं तुम्हारी ट्रेडिंग भी बंद करवा दूंगा। एंड देन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने माफी मांगी, सो ऑन सो फोर्थ, एंड दे स्टार्टेड देयर ट्रेडिंग अगेन। और फिर इस तरह कर करके 1608 से लेकर 1750 तक उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, 3 प्रेसिडेंसीज बनाई। अब 1750 से ऑनवर्ड्स, 1750 से 1850 तक ब्रिटिश ने सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस एक चीज के ऊपर रखा, एंड दैट वाज एक्सपेंशन इन इंडिया। क्या फोकस था? द फोकस वाज एक्सपेंशन इन इंडिया, के किस तरीके से हम एक्सपेंशन करें इंडिया के अंदर। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि शल वी स्टार्ट विद द क्योंकि एक्सपेंशन लंबी है और इट विल टेक वन एंटायर क्लास, या फिर मैं उसको पास पेपर के साथ कवर करूं? सर जैसा आपको सही लगे। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि वी हैव विंटर वैकेशंस टू, राइट? स्कूलों की तो आपकी छुट्टी हो गई है ना, राइट? यस सर। सर